Good morning, students. This is 7th grade SST class, and today we are doing chapter 5 of history. History, chapter 5, the Delhi Sultanate. So, what are the topics in this chapter? Lesson in brief, the orange box, the Turkish and the Afghan rule, the slave dynasty. Slave dynasty कौन से ईयर से कौन से ईयर तक थी? 1206 से 1290 तक, यानी कि कितने सालों के लिए? 54 ईयर्स के लिए, 84 ईयर्स के लिए स्लेव डायनेस्टी थी। 84 ईयर्स तक इनका राज रहा। उसके बाद आई खालजी डायनेस्टी। खालजी डायनेस्टी रही 1290 से 1320 तक। कितने ईयर्स हुए? 30 ईयर्स। कैसे निकालते हैं कि कितने ईयर्स तक राज किया इन्होंने? जैसे इन्होंने 1290 से 1320 तक राज किया, तो क्या करेंगे? 1320 माइनस 1290। द तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी reigned their region from 1320 to 1414. It is around 94 years. Then Sayyid dynasty is 1414 to 1451, and then the Lodi dynasty. फिर हम केस स्टडी करेंगे डाउनफॉल ऑफ द सल्तनत। सल्तनत कैसे गिरी। तो ये वो डायनेस्टीज़ हैं जिन्होंने दिल्ली पे राज किया। दिल्ली के राजाओं का नेम इसमें आता है। अलग अलग डायनेस्टी थी। फर्स्ट थी स्लेव डायनेस्टी। सबसे पहले टर्किश और अफ़गान यहाँ रूल करते थे। अफ़गान यानी अफ़गानिस्तान के लोग। दिल्ली में सबसे पहले यहाँ से कौन से होते थे? अफ़गानिस्तान के लोग होते थे और टर्की के लोग होते थे। उसके बाद आई स्लेव डायनेस्टी, फिर आई खिलजी डायनेस्टी, फिर आई तुगलक डायनेस्टी, फिर आई सैयद डायनेस्टी, फिर आई लोधी डायनेस्टी, और लास्ट में फिर इनका ख़त्म एंड हो गया। कोई डायनेस्टी नहीं बची। तो इनके डायनेस्टी के टाइम पे क्या क्या होता था, क्या क्या इनके रूल्स होते थे, कौन कौन से राजा हुए, किंग्स हुए, वो सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्ट विद द पैराग्राफ 1। Muhammad Ghori, the ruler of Central Asia, wanted to extend his territory right up to North India. मोहम्मद गोरी जो सेंट्रल एशिया का राजा था, वो नॉर्थ इंडिया में अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाहता था। In his quest to consolidate North India, he came into conflict with पृथ्वीराज चौहान। नॉर्थ इंडिया को कंसोलिडेट करने के लिए, कंसोलिडेट मीन्स मजबूत बनाने के लिए, वो पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा। मोहम्मद गोरी की बात कर रहे हैं। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा। आपने पृथ्वीराज चौहान का नेम सुना है। ये एक इंडियन रूलर हैं, रह चुके हैं और इनके सीरियल भी बने हैं। इन 1191 पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड गोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन। टेरेन में पहली लड़ाई हुई, युद्ध हुआ इनका 1191 में, और एक साल बाद सेकंड बैटल हुई। गोरी अटेंड एब्सोल्यूट विक्ट्री। गोरी जो है उसने पृथ्वीराज चौहान को दोनों बैटल्स में हरा दिया। विद दिस द चमाना रूल इन दिल्ली केम टू एन एंड। जो चमाना रूल था वो ख़त्म हो गया और अब नए राजा बन गए। पृथ्वीराज चौहान का राज जो है वो ख़त्म हो गया अब। द टर्किश एंड द अफगान रूल। दिल्ली में अब टर्की आ गए थे, उनको सुल्तान कहा जाता था। सल्तनत का मीनिंग होता है गवर्नमेंट या किंगडम जो सुल्तान के अंडर आती है। सुल्तान से बनी है सल्तनत। सो दिल्ली अंडर द रूल ऑफ सुल्तान केम टू बी नोन एज द दिल्ली सल्तनत। तो जो दिल्ली सुल्तान के अंडर आती थी उसको दिल्ली सल्तनत कहा जाता था। बाय द 13th सेंचुरी के पास सुल्तान जो दिल्ली के थे वो कंट्रोल करते थे बहुत सारे एरियाज़ और रिसोर्सेज को। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि सल्तनत जो है वो एक बड़ा एम्पायर कैसे बन गया और दिल्ली को कैपिटल में कैसे ट्रांसफॉर्म किया गया, और दिल्ली क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल पावर बन गई इंडिया में। क्योंकि सारे जो देखो आप पार्लियामेंट हैं इंडिया में ही, क्यों दिल्ली की स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बनी, पॉलिटिकल पावर हुई।
द पीरियड फ्रॉम 1206 to 1526 इज़ नोन एज द एज ऑफ द दिल्ली सल्तनत। 1206 से 1526 तक का जो पीरियड है उसे दिल्ली सल्तनत की उम्र कहा जाता है। इन टाइम में दिल्ली के ऊपर सुल्तानों का राज रहा। दिल्ली सुल्तानों की कैपिटल थी जिन्होंने इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कॉन्कर किया। 5 डायनेस्टीज रूल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। हमें चद्दर झाड़ ली। 5 डायनेस्टीज़ ने इस पीरियड में काम किया। हम चद्दर झाड़ ली कदोलू भी झाड़ ली था गद्दे जाके। फर्स्ट आई स्लेव डायनेस्टी। टर्किश रूलर्स उन स्लेव्स पे डिपेंड करते थे जिनको ट्रेन किया जाता था मिलिट्री और इंटेलेक्चुअल स्फेयर्स में। व्हाट इज़ मिलिट्री? मिलिट्री मीन्स आर्मी। तो टर्किश ने स्लेव्स को ट्रेन किया। और इंटेलेक्चुअल मीन्स समझदारी। दीज स्लेव्स ऑफन रोज अप द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लैडर टू बिकम द रूलर्स ऑफ द लैंड। ये जो स्लेव्स थे ये पॉलिटिकल और मिलिट्री लैडर बने, सीढ़ी बने अपने रूलर्स के लिए। जो डायनेस्टी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी और इसको इसीलिए स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। और रूरल्स थे, रूलर कौन था इसका? ममलुक सुल्तान। तो ये जो डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी ये दासों द्वारा बनाई गई थी, स्लेव्स द्वारा। इसमें जो राजा था इसमें जो बनाई थी जिसने डायनेस्टी उसका नेम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये स्लेव डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर था। मोहम्मद गोरी ने उसको इंचार्ज बना दिया था उन टेरिटरीज़ का जो उसने जीती थी इंडिया में। गोरी की डेथ के बाद कुतुबुद्दीन इंडिपेंडेंट रूलर हो गया, यानी कुतुबुद्दीन किसी की बात नहीं मानता, वो अपनी मर्ज़ी से राज करता था। कुतुबुद्दीन एक काइंड हार्टेड और जेनरस मैन था। वो नरम दिल का और अच्छे स्वभाव का आदमी था। ही वॉज कॉल्ड लाख बख्श और गिवर ऑफ लैक्स बिकॉज ही गिव अ लॉट ऑफ वेल्थ एज चैरिटी। वो लाखों, उसको लाख बख्श कहते थे कुतुबुद्दीन को। क्यों कहते थे? क्योंकि वो बहुत सारा धन दौलत लोगों को दान में दे देता था। चैरिटी, चैरिटी मीन्स दान। नेक्स्ट आता है इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो थे वो दास थे और सन इन लॉ थे ऐबक के। वो भी एक स्लेव थे। उनको रियल फाउंडर माना जाता है दिल्ली सल्तनत का, इल्तुतमिश को। उनकी जो सीट है वो लाहौर से दिल्ली आ गई थी, जिसके कारण दिल्ली जो है वो प्रीमियर पोजीशन बन गया कैपिटल ऑफ हिंदुस्तान का। क्योंकि यहाँ पे सुल्तानों का राज रहा दिल्ली में, इसीलिए दिल्ली शुरू से ही कैपिटल बन गया। इल्तुतमिश had to contend with many rebellions but he was successful in defeating the rebels and executed most of them. इल्तुतमिश ने बहुत सारे युद्ध में अपने दुश्मनों को हराया। डिफीट मीन्स हराना, रिबेल मीन्स दुश्मन, एंड एग्जीक्यूटेड मोस्ट ऑफ देम। एग्जीक्यूटेड मतलब जान से मार देना। उसका मीनिंग एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या होता है? जान से मार देना। तो वो जो इल्तुतमिश था वो सभी अपने रिबेल्स को एग्जीक्यूट कर देता था, मरवा देता था। इल्तुतमिश वाज ट्राइंग टू कंसोलिडेट, वो अपने एम्पायर को कंसोलिडेट कर रहा था, मजबूत बना रहा था। मंगोल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ चेंगिस खान हैड बिगन टू अपीयर ऑन द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। तो मंगोल्स ने इंडिया के बॉर्डर्स पे आकर रहना शुरू कर दिया। किसकी लीडरशिप में? चेंगिस खान। चेंगिस खान एक राजा हुआ। मंगोल्स वर वेरियर ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये मंगोल्स कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। चेंगिस खान इनका लीडर था। इल्तुतमिश बिल्ट अ लाइन ऑफ फोर्ट्स अलोंग द रिवर रावी टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मंगोल्स इनटू इंडिया। इल्तुतमिश ने एक किलों की लाइन लगा दी रावी नदी के पास ताकि मंगोल इंडिया में ना आ पाए। लेकिन मंगोल ने अपने अटैक कंटिन्यू रखे और उन्होंने वेस्टर्न पंजाब पे कंट्रोल कर लिया। Several scholars and artists entered India fleeing from the onslaught of the Mongols. बहुत सारे पढ़े लिखे लोग और आर्टिस्ट इंडिया में आ गए जब मंगोल्स एंटर किए। They received the protection of इल्तुतमिश। फिर उन्होंने इल्तुतमिश की शरण ली। कौन से थे वो? जो मंगोल्स के द्वारा मारे गए थे। रज़िया सुल्तान। रज़िया जो थी वो डॉटर थी इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश को कोई भी अपना बेटा इतना काबिल नहीं लगता था जो सुल्तान बन सके, इसलिए उसने अपनी डॉटर रज़िया को अपना सक्सेसर बनाया। रज़ियाज़ रेन वाज शॉर्ट एंड फुल ऑफ प्रॉब्लम। जो रज़िया थी उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जब वो रानी बनी।
नोबल्स अपोज्ड हर बिकॉज दे हेटेड टेकिंग ऑर्डर फ्रॉम ए वुमेन। जो सारे लोग थे वो उससे ऑर्डर नहीं लेते थे। दे डिड नॉट लाइक रज़िया फॉर टेकिंग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग दैम। और वो ये भी नहीं चाहते थे कि रज़िया अपनी मर्ज़ी से कोई डिसीज़न ले उनसे पूछे बगैर। दे प्लॉटेड एंड डिपोज्ड हर इन 1214। सून आफ्टरवर्ड शी डाइड। उन्होंने उसको प्लॉट कर दिया, उसको दखल अंदाजी उसको अपनी सीट से उतार दिया और उसके बाद वो मर गई। नेक्स्ट आया नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद जो था वो एक फिगर हेड किंग था। रियल पावर तो उसके चीफ गियाज़ुद्दीन बलबन के पास थी, यानी कि वो सिर्फ देखने में राजा था, उसकी पावर्स तो उसको कंट्रोल कौन करता था? गियाज़ुद्दीन बलबन। तो नासिरुद्दीन महमूद की डेथ के बाद बलबन जो है वो राजा बना। उसके बाद गियाज़ुद्दीन बलबन। जो लास्ट इम्पोर्टेंट रूलर था स्लेव डायनेस्टी का वो था गियाज़ुद्दीन बलबन। अपने राज्य के दौरान उसने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाया और आर्मी को ट्रेन किया न्यू वेपन्स के साथ, नए हथियारों के साथ। उससे वो मंगोल के साथ अटैक कर सके। वो 1287 में मर गया। उसके बाद स्लेव डायनेस्टी ख़त्म हो गई और खलजी जो है उनका रूल शुरू हो गया। तो स्लेव डायनेस्टी में सबसे पहले कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आई इल्तुतमिश, फिर रज़िया सुल्तान, फिर नासिरुद्दीन महमूद, फिर गियाज़ुद्दीन बलबन। जो खलजी डायनेस्टी है, बलबन वाज सक्सीडेड बाय हिज ग्रैंडसन कैकुबाद। ही वाज ए वीक रूलर इन 1219। अ पावरफुल नोबल जलालुद्दीन खालजी किल्ड हिम एंड फाउंडेड ए न्यू डायनेस्टी कॉल्ड खालजी डायनेस्टी। तो नेक्स्ट क्या हुआ? जो बलबन है उसके बाद उसका जो ग्रैंडसन था, पोता था कैकुबाद, वो राजा बना। वो एक वीक रूलर था। वीक रूलर क्यों था? क्योंकि उसके जो स्लेव डायनेस्टी थी वो ख़त्म हो गई थी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने उसको मार दिया और उन्होंने खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट कर दी। इस तरह स्लेव डायनेस्टी ख़त्म हो गई। जलालुद्दीन खिलजी, फ़िरोज़ शाह टुक द नेम ऑफ जलालुद्दीन ऑन असेंडिंग द थ्रोन। असली नाम क्या था? फ़िरोज़ शाह था, लेकिन जब वो गद्दी पे बैठा, थ्रोन पे बैठा ना, उसने अपना नाम क्या रख लिया? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन महाराजा को कहा जाता है, मुसलमान बोलते हैं। ही वॉज 70 ईयर्स ओल्ड बाय देन, लेकिन वो 70 साल का था जब वो राजा बना। ही वॉज ए बेनवलेंट रूलर बट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बिन क्रिटिसाइज्ड एंड बीन वीक। वो बहुत अच्छा रूलर था, मजबूत था, लेकिन उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर थी। उसके रूल के टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी अटैक ऑफ मंगोल, विच वॉज रिपल्स्ड बाय जलालुद्दीन। ही वॉज ट्रेचरसली किल्ड बाय हिज एम्बिशियस नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन जो था वो मारा गया अपने नेफ्यू द्वारा। नेफ्यू कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। उसी ने अपने चाचा को मार दिया, जलालुद्दीन खिलजी को, और वो बाद में खुद राजा बन गया, सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन खिलजी, द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी तो था, अलाउद्दीन खिलजी सबसे पावरफुल बना। ही वॉज एम्बिशियस रूलर सून आफ्टर कमिंग टू सेट अप गोल ऑफ सेटिंग ऑल इंडिया एम्पायर। उसने राजा बनने के कुछ दिनों बाद ही पूरे इंडिया पे रूल करने की मांग की। दो फॉर ए शॉर्ट पीरियड रूल्ड ओवर एन एम्पायर एज लार्ज एज दैट ऑफ अशोका द ग्रेट। उसने थोड़े टाइम में ही इतने जगहों पर राज अपना स्थापित कर लिया था जितना अशोका द ग्रेट ने किया था। एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर। अलाउद्दीन कॉन्कर्ड गुजरात एंड मालवा। अलाउद्दीन ने गुजरात और मालवा को कब्जा कर लिया। दे गेव हिम कंट्रोल ओवर वेस्टर्न सी पोर्ट्स। उन्होंने वेस्टर्न के जो सी पोर्ट्स थे, जहाँ समुद्र पे जहाज़ आके रुकते थे, उसका कंट्रोल भी इसके पास आ गया। फिर इसने राजस्थान और रणथंभौर और चित्तौड़ उन सबको कैप्चर कर लिया। राजपूत से चित्तौड़ ले लिया और रणथंभौर और राजस्थान भी। देयर आफ्टर ही सेंट a large army towards the south under his trusted general Malik Kafur. Malik Kafur defeated the यादव, काकटी, होयसाल एंड पांड्या। जो इसका मलिक काफुर था उसने इन सबको हरा दिया साउथ में जाके।
और उनको रूलर रखा, लेकिन उनको ट्रिब्यूट देनी पड़ती थी सुल्तान को और उसकी लॉर्डशिप को मानना पड़ता था। वो दिल्ली सल्तनत को स्ट्रॉन्ग बना दिया। इकोनॉमिक मेजर्स, उसने कहा कि सारी ज़मीन को कल्टीवेशन के लिए लगाओ, यानी कि सारी लैंड को किस लिए लगाओ, खेती बाड़ी के लिए। डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दी फर्टिलिटी के अकॉर्डिंगली। लैंड टैक्स जो था वो फिक्स किया गया। टू गेट मोर मनी अलाउद्दीन रेज द लैंड टैक्स इन दोआब रीजन टू 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस। ज़्यादा पैसों के लिए अलाउद्दीन ने लैंड टैक्स बढ़ा दिया दोआब रीजन में, जितनी पैदावार होती थी उसका हाफ। He also ensured the peasants were not burdened any further. So उसने ये भी कहा जो पीजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको बर्डन ना दिया जाए। He kept a strict check on the nobles and did not allow them to collect any additional taxes. उसने नॉवल्स को एक स्ट्रिक्ट चेक लगा दिया कि वो एक्स्ट्रा टैक्स ना ले। उसने एक सिस्टम बनाया जिसमें वो अकाउंट्स जो लेता था अपने ऑफिसर से, ऑडिट करवाता था। ये शेर शाह सूरी और अकबर ने भी ये सिस्टम फॉलो किया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। मार्केट रेगुलेशन, अलाउद्दीन खिलजी वाज ए फार साइटेड मोनार्च एंड वेल अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग फिक्स्ड प्राइसेस। उसने प्राइसेस भी फिक्स किए हुए थे हर एक चीज़ के मार्केट में। कोई अपनी मर्ज़ी से महंगा नहीं बेच सकता था। और 2 तरह की मार्केट थी, फूड ग्रेन्स, क्लोथ, स्लेव्स, हॉर्सेस, कैटल और इम्पोर्टेड गुड्स। ये सेपरेट गुड्स थे। जो मार्केट थी ये सर्वेलेंस में रहती थी हमेशा, यानी निगरानी में रहती थी, और जो चीट करते थे उनको पनिशमेंट दी जाती थी। वेट्स एंड बैलेंसेस ऑफ द मर्चेंट्स वर कॉन्स्टेंटली चेक्ड। तो ये हमेशा देखा जाता था कि कहाँ पे एक सामान आ रहा है और कहाँ से खर्चा कितना पैदा हो रहा है। रिफॉर्म्स इन द आर्मी, Alauddin was able to maintain a large standing army. He paid his soldiers in cash. He started branding horses to prevent the substitution of good horses by inferior ones. उसने अपने सोल्जर्स को पैसे देता था वो, और उसकी बहुत ज़्यादा आर्मी थी। उसने क्या किया, हॉर्सेस को ब्रांडिंग करनी स्टार्ट की, ताकि जो गुड हॉर्सेस हैं वो उसके पास आए, मिले, और वो जो कमज़ोर हॉर्सेस हैं वो उसकी जगह वो गुड हॉर्सेस को रखे। तुगलक डायनेस्टी इसके बाद स्टार्ट हुई। अलाउद्दीन की डेथ के बाद सक्सेशन के लिए लड़ाई हो गई। जो लास्ट खिलजी रूलर था खासराव मलिक, 1390 में खासराव मलिक को गाजी मलिक ने मार दिया, और जो गवर्नर दीपालपुर का था उसको दिल्ली सल्तनत की गद्दी मिल गई। उसने गियाजुद्दीन तुगलक का टाइटल लिया और उसने तुगलक डायनेस्टी बनाई। गियाजुद्दीन तुगलक फर्स्ट रूलर था। उसने सल्तनत को स्ट्रेंथन किया। उसके बाद उसका बेटा जौना खान उसका सक्सेसर बना। उसने टाइटल लिया मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलकाबाद में जो गद्दी है उस पे बैठा। फोर्टिफाइड रेजिडेंट डिसीज्ड फादर, जहाँ पे उसके पापा का फादर का डिसीज्ड फादर का रेजिडेंस होता था। Muhammad bin Tughlaq was one of the most educated of all preceding sultans of the Delhi Sultanate. ये सबसे ज़्यादा एजुकेटेड था। इसको पर्शियन, अरेबिक, टर्किश, संस्कृत सारी भाषाएं आती थी। एस्ट्रोनॉमी, फ़िलासफ़ी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, लॉजिक सब में ये पढ़ा लिखा था। ठीक है, यहाँ तक बेटा आपने दोबारा रीडिंग करनी बुक की। नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास।